अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल के थीम्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे थीम्स इस नावल के सामने आए हैं कई सालों से, लेकिन जो मेजर थीम्स हैं उन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे। पहला थीम है लव का। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर बहुत ही मशहूर कहानी है मोहब्बत की, डार्सी और एलिज़ाबेथ के दरमियान। हर अच्छी मोहब्बत वाली कहानी में कुछ रुकावटें मिलती हैं और एलिज़ाबेथ और डार्सी को इन रुकावटों को अब क्रॉस करना था। और एलिज़ाबेथ जो है वो गलत समझ लेती है डार्सी को, क्योंकि इम्प्रेशन ऐसा बनता है कि डार्सी बड़ा ही मगरूर आदमी है। एलिज़ाबेथ प्रेजुडिस बना लेती है और ये सारी जो प्रेजुडिस है और एक तरफ जो डार्सी का प्राइड है, यही पूरी मेन स्टोरी बनती है। और वक्त गुज़रने के साथ ये जो प्राइड है और प्रेजुडिस है इस पर काबू पा लिया जाता है और एंड में डार्सी और एलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है। अगला जो थीम हमें मिलता है वो रेपुटेशन का है, इज़्ज़त का है। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक ऐसी सोसाइटी को हमें दिखाती है जहाँ पर औरत की जो रेपुटेशन है वो बहुत अहमियत रखती है। ये थीम पूरे नावल में भी हमें मिलता है जब एलिज़ाबेथ नेदरफील्ड पार्क जाती है अपने कीचड़ से भरे हुए कपड़ों के साथ, तो मिस बिंगली और उसकी दोस्त भी उनको सदमा सा लगता है कि ये गंदे कपड़ों के साथ यहाँ पर आ गई है। जब मिसेस बेनेट का एक बड़ा ही बुरा रवैया होता है, उससे जो डार्सी है वो भी नाराज़ हो जाता है और मिस्टर बिंगली भी नाराज़ हो जाता है। और बाद में जब लीडिया भाग के जाती है विकम के साथ, तो ये जो भाग के जाना ही एक फैमिली के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो ये जो रेपुटेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इस नावल के अंदर। आगे क्लास डिफरेंस का थीम भी डोमिनेट करता है और ये जो क्लास डिफरेंस है भी बहुत ख़ास डिफरेंस माना जाता था उस ज़माने में। एक तरफ अपर क्लास दिखाई गई है मिस्टर डार्सी के ज़रिए और बिंगली के ज़रिए, तो दूसरी तरफ मिडिल क्लास को दिखाया गया है। अब जेन ऑस्टन असल में ये जो क्लास डिफरेंस है इस पर तनकीद करती है और वो ये कहती है कि जहाँ पर मोहब्बत होती है, मोहब्बत इस क्लास डिफरेंस को भी ख़त्म करके रख देती है। हम ये देखते हैं कि लेडी कैथरीन आती है एलिज़ाबेथ के घर नावल के आखिर में और उसको रोकती है कि तुम डार्सी से शादी मत करो क्योंकि डार्सी अपर क्लास से बिलोंग करता है। इससे ये बात साबित होती है कि लेडी कैथरीन एलिज़ाबेथ को इन्फीरियर समझती है क्लास में। लेकिन जेन ऑस्टन ने जो दो शादियां करवाई हैं डार्सी और एलिज़ाबेथ की, और बिंगली और जेन की जो शादी कराई है, इससे जेन ऑस्टन ने ये शो किया है कि ये जो मोहब्बत की ताकत है ये क्लास डिफरेंस को डोमिनेट कर जाएगी, क्लास डिफरेंस को मिटा के रख देती है। यानी मोहब्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बनिस्बत क्लास डिफरेंस के। इसी के साथ जो नेक्स्ट नावल डोमिनेट करता है, नेक्स्ट थीम जो डोमिनेट करता है इस नावल को, वो है प्राइड का। ये जो फ़ख्र है ये किरदारों को सच देखने से महरूम रखता है। और ये जो प्राइड है ये असल में एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसी रुकावट है जो एलिज़ाबेथ और डार्सी को कुछ वक्त के लिए आपस में नहीं मिलने देता। मतलब कि अगर ये प्राइड ना होता तो डार्सी और एलिज़ाबेथ की शादी बहुत पहले हो जाती। डार्सी को फ़ख्र था अपनी सोशल पोजीशन की वजह से, इसीलिए वो हर किसी को एक स्कॉर्न की नज़र से देखता था, एक हकारत की नज़र से देखता था। तो दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ को भी प्राइड है कि उसके पास ज़हानत है और वो दूसरों को जज कर सकती है। इन दोनों को खुशी तभी मिली जब इन दोनों ने अपनी प्राइड के ऊपर, अपने फ़ख्र के ऊपर काबू पाया। अगर हम एलिज़ाबेथ और डार्सी के करैक्टर से बाहर भी ज़रा देखें तो जो जेन ऑस्टन है वो नेगेटिव फील करती है किरदारों की इस ख़ामी के बारे। मतलब कि किरदार जो है वो अपने अंदर से प्राइड को निकालने में नाकाम रहे हैं।
جین آسٹن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو اپنے اندر سے اس پرائیڈ کو نکالنا ہوگا، فخر جیسی ایک خامی کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ جین آسٹن اس کے ساتھ نیکسٹ جو تھیم پریزنٹ کرتی ہیں وہ یہ کہ فیملی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی انسان کی انٹلیکچول اور اخلاقی ایجوکیشن کے لیے۔ سارے ناول میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ینگر کریکٹرز ہیں یا تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں فیملی کی وجہ سے، یا پھر وہ بہت زیادہ تکلیف کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے۔ مسز اور مسز بینٹ جو ہیں اپنے بچیوں کو مکمل تعلیم نہیں دے سکے، تو ایک طرف ہمیں الزبتھ اور جین کا کریکٹر ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ اخلاقی طور پر بہترین لڑکیاں ہیں، تو دوسری طرف کٹی اور لیڈیا ہیں جن کو تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے وہ احمقانہ اور بے وقوف حرکتیں کرتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو فیملی کا ایک ساتھ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں کی اخلاقیات کے حوالے سے۔ تو نیکسٹ جو آخری تھیم ہمیں ملتا ہے، میجر تھیم، وہ ہے جینڈر انجسٹس کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک ایسی سوسائٹی بیان کی گئی ہے جس میں ایک فیمیل جو ہے وہ سوسائٹی میں تبھی آگے جا سکتی ہے، سوسائٹی میں اوپر مقام لے سکتی ہے صرف اور صرف شادی کے ذریعے۔ جس طرح شارلیٹ کہتی ہے کہ میری 27 سال عمر ہو چکی ہے اور میں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اسی لیے وہ مسٹر کولنز جیسے بے وقوف آدمی کے ساتھ بھی شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز جین آسٹن نے کرٹیسائز کی ہے کہ سوسائٹی کو یہ کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فیمیل کے ساتھ وہ اتنی انجسٹس کرے کہ فیمیل صرف ایک ہی صورت میں سوسائٹی میں آگے جا سکتی ہے اور وہ ہے کہ وہ شادی کرے۔ تو یہاں پر ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ الزبتھ کی جو خوشگوار شادی ہوئی ہے ناول کے آخر میں، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنا صحیح جو آدمی ہے، رائٹ مین ہے، اس کو ڈھونڈ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہیں۔ تو یہی میجر تھیمز تھے جو کہ ہمیں ملتے ہیں پرائڈ اینڈ پریجوڈس ناول میں۔